नमस्कार दोस्तों। इसके पहले मैंने बजट पार्ट 1 ला दिया है। इसमें बजट की हिस्ट्री और सारे आर्टिकल वगैरह हैं। तो मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसको देखें तो बेसिक जो है बजट के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस पार्ट को देखें। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जा कर के देखें। और दूसरे कुछ क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो कि बिना उसको देखे इसको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, तो सबसे पहले उसको देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि करंट बजट 2021-22 से रिलेटेड हैं। कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार का जो टोटल बजट था वो कितने का था। 34.83 लाख करोड़ का लगभग टोटल बजट रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉर्थ ब्लॉक क्या है। नॉर्थ ब्लॉक एक प्लेस है जहाँ पे बजट प्रिंट होता है और जहाँ पे ये दिल्ली में बजट की सारी कॉपी नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंट की जाती है। बजट यहीं पे प्रिपेयर किया जाता है। बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना रखा गया है 2021-22 में। 2021-22 में बजट के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है 1.7 लाख करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने शेयर को प्राइवेट लोगों को अगर बेचे, निजी लोगों को अगर बेचे, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। सरकार जैसे एयर इंडिया और बैंक के शेयर बेचने जा रही है सरकार, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर प्राइवेट से सरकार खरीद ले तो इसको नेशनलाइजेशन कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे समझना है। डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट भारत में बनाया गया था 1999 में। और पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे अरुण शौरी जो है, इसके पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे। 2016 में डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को चेंज किया गया, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। एयर इंडिया विल बी सोल्ड ड्यू टू इट इज़ इन लॉस, क्योंकि ये लॉस में, जैसा कि मैंने बताया। और लगभग एयर इंडिया पर एयर इंडिया पर जो कर्ज है 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। और ख़रीदने वालों को लगभग कितना पे करना पड़ेगा, 23,286 करोड़ ही ये पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें टोटल पब्लिक सेक्टर एंटिटी कितनी है। पब्लिक सेक्टर एंटिटी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो लगभग इनकी संख्या है 348 है। ठीक है। और जिसमें से अगर मेन बात करें तो 10 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है और 74 मिनी रत्न कंपनी है। और इसमें से कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ बैंक का सरकार करने जा रही है, कुछ बैंक को सरकार बेचने जा रही है, और एयर इंडिया को जैसे सरकार बेचने जा रही है। तो ये सरकारी उपक्रम ही है, सरकार जहाँ पे डिसीजन ले चुकी है इनको बेचने का। हाउ मेनी आर्मी स्कूल विल बी ओपन बाय द गवर्नमेंट। कितने आर्मी स्कूल खोले जाएंगे सरकार के द्वारा। लगभग 300 आर्मी स्कूल सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है हर घर जल। और अगले 5 साल में लगभग 2.8 करोड़ जो है कनेक्शन दे दिए जाएंगे, नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे, इसके अंतर्गत घरों में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान जो था इसको मर्ज कर दिया गया है पूरक पोषण अभियान के साथ, और इसका नया नाम है मिशन पोषण 2.0। क्वेश्चन पूछ सकता है मिशन पोषण 2.0 जो है किन दो योजनाओं को मिलकर बनाया गया है, पोषण अभियान और पूरक पोषण को मिला करके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एलोकेशन इज गिवन टू आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। कितना पैसा इनको दिया गया है आंगनबाड़ी के लिए और पोषण 2.0 के लिए 20,105 करोड़ रुपये दिया गया है। सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी ले आई है सरकार इस बार बजट में, जिसके अंतर्गत कार जो है, जो प्राइवेट कार होती है, निजी कार जो होंगी, ध्यान रखिएगा, उसको 20 साल चला सकते हैं आप, उसके बाद इसको स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा। और कमर्शियल कार जो होती हैं, कमर्शियल वाहन जो होंगे, उसको लगभग ये 15 साल होगा, 15 साल में इनको स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर सरकार बना रही है। कौन कौन से स्थानों पर, कौन कौन से राज्यों में सरकार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है। वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और केरला में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर जहाँ पे होगा यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि यहाँ से दूसरे देशों तक आसानी से आयात निर्यात उपलब्ध कराया जा सके। सरकार के द्वारा कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी जाएगी। कुल 7 टेक्सटाइल पार्क सरकार स्थापित करेगी, बजट में बताया गया है। रेलवे के लिए कितना बजट सरकार के दिया दिया जाएगा, 1,10,000
55 करोड़ लगभग रेलवे का बजट है सरकार का। ब्रॉडगेज जो लाइन है इनको 100% इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा 2023 तक। ब्रॉडगेज लाइन को 100% जो है बिजली से जोड़ दिया जाएगा, विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। और आईपीओ जो जारी करेगी सरकार एलआईसी का, एलआईसी जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। तो एलआईसी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। एलआईसी का आईपीओ जारी करेगी सरकार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है उसी को आईपीओ कहते हैं, फर्स्ट टाइम शेयर इशू इज कॉल्ड आईपीओ। एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे कि बिल पास हो चुका है, पहले 49% एफडीआई थी, अब 74% कर दिया गया है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यदि किसी, अगर हम बात करें भारतीय कंपनी में दो प्रकार से विदेशी कंपनी निवेश कर सकती है। एक तो शेयर के द्वारा, दूसरा डायरेक्ट निवेश कैश के द्वारा कर सकती है। ठीक है, कैश के द्वारा सपोर्ट कर सकती है। यदि कोई कंपनी जो है 10% से ज़्यादा निवेश करती है तो वो एफडीआई के रूप में होता है। ठीक है, और शेयर में ओनली 10% शेयर ही कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी का खरीद सकती है। तो 10% शेयर खरीद सकती है, मतलब इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई बोलते हैं, इसको एफआईआई, और इसको बोलते हैं एफडीआई। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टार्टअप कंपनी पर कोई टैक्स कब तक नहीं लगाया जाएगा, 2023 तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये बजट में कहा गया है। डिस्काउंट ऑन होम लोन पर डिस्काउंट जारी रहेगा 2022 तक। एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें 73,000 करोड़ लोगों को रोजगार, सॉरी 73,000 करोड़ ये इसके लिए एलोकेशन किया गया है। इसमें 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है, ध्यान रखिएगा, 100 डेज वर्क गारंटी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपये करके 3 बार मिलता है किसानों को, लगभग 6,000 रुपये सरकार इसके अंतर्गत उपलब्ध कराती है। लगभग 70,000 करोड़ रुपये इसका बजट है। 15 करोड़ किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है, सारे किसान इसमें आ गए। नेशनल एजुकेशन के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 34,300 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। नेशनल हेल्थ के लिए लगभग 37,500 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना जो है इसके लिए 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। अमृत मिशन के लिए लगभग 14,000 करोड़ का बजट है। ये मेन एलोकेशन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इसका बजट है लगभग 18,998 करोड़। ये केंद्र और राज्य की मदद से पूरा किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने इसका कितना बजट बनाया हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडिया की रैंक जो है इस बार 48 रही है, बजट बताया गया है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कितना जारी किया जा चुका है, 44,673 केसीसी जनवरी 2021 तक जारी किए जा चुके हैं। ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए सर्विस सेक्टर में 2020-21 में -8.8% बताया गया है। डिफेंस का जो बजट है 3,47,088 करोड़ का है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बजट है 1,48,301 करोड़ का ये बजट है। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बजट है 1,94,635 करोड़ का बजट है। पेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ईपीएफओ के लिए खासकर पूछ सकता है। 1,89,328 करोड़ का पेंशन का बजट है। फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट इस बार पेश किया गया है एंड बजट टाइम जो था 1.50 आवर्स था। पीएम हेल्थ इंडिया स्कीम, इसके अंतर्गत 64,180 करोड़ रुपए लगभग दिए गए हैं। और टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए। फार्मर इनकम बिल डबल, फार्मर की इनकम, किसानों की इनकम कब तक दूनी करने का उद्देश्य सरकार का 2022 तक। आगे जानते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे ई नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके बारे में कुछ न्यूज़ है बजट में, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 1.14 लाख करोड़ का व्यापार जो है ई नेम से हुआ है, ई नेम से हुआ है। यहाँ पे ई हटाएंगे, ई नेम से हुआ है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा। ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जो किसानों को अपनी
सब मतलब जो भी उत्पाद होते हैं उसको बेचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। लगभग 1000 जो मंडियां हैं इनको इससे जोड़ा जा चुका है, ये ऑनलाइन की जा चुकी हैं। 1000 मंडियों को इससे जोड़ दिया गया है। ये उद्देश्य भी बनाया गया है लगभग कि इनको जोड़ा जाएगा। और लगभग 16.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है ई नैम से रिलेटेड। लगभग 1000 मंडियाँ ऑनलाइन होंगी, बहुत सारी ऑनलाइन हो भी चुकी हैं, और 16.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ई नैम से लगभग 1.14 लाख करोड़ का व्यापार हो चुका है। एमएसपी बहुत चर्चा में रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे हम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट कमीशन जो है एमएसपी डिसाइड करता है। एमएसपी वह मतलब न्यूनतम मूल्य होता है जिससे नीचे किसान अपनी वस्तु को बेचेगा नहीं, ठीक है। तो व्यापारी को एमएसपी से नीचे कोई व्यापारी किसान की वस्तु को नहीं खरीद सकता। ये डिसाइड किया जाता है समय समय पर सरकार के द्वारा, एमएसपी घोषित किया जाता है। लगभग 22 एग्री प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो एमएसपी में आते हैं। 22 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो एमएसपी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन में इनको शामिल किया गया। तो ऑपरेशन ग्रीन में पहले टमाटर और टोमेटो, पोटैटो और प्याज, ओनियन को शामिल किया गया था। तो अब लगभग 22 एग्रीकल्चर जो वस्तुएं हैं इनको भी शामिल कर लिया गया है ऑपरेशन ग्रीन में। तो ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कृषि में, एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 3.4% रही है, ये विकास दर रही है हमारा इसके पहले के 2019-20 में। तो ये लगभग इतना विकास दर रही है कृषि में अगर हम बात करें। तो रोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। जैसे बजट में इसमें भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, तो इसको थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे इसमें जो पूछ सकता है। लगभग 210 किलोमीटर दिल्ली और देहरादून, दिल्ली और देहरादून के बीच में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 63 किलोमीटर का लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये बनाया जा रहा है, ये बजट में बताया गया। उसके बाद 227 किलोमीटर का चेन्नई से लेकर के सेलम तक ये लगभग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। और रोड से संबंधित जो क्वेश्चन है ये है 464 किलोमीटर का विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से रायपुर तक बनाई जा रही सड़कें, ठीक है। तो अगर ये सड़क से, रोड से क्वेश्चन, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो ये मेन क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है राजकोषीय घाटा। बजट में बहुत क्वेश्चन पूछता है राजकोषीय घाटा से भी रिलेटेड। तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार का, जब सरकार का जो खर्च है, ठीक है, ज़्यादा हो जाए और सरकार की इनकम की आय कम हो जाती तो फिस्कल डिफिसिट हो जाता है। तो इससे बता दूं, सरकार के जब खर्चे ज़्यादा हों और इनकम का वो, तो फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसी को बोलते हैं। राजकोषीय घाटा होता है सरकार का। और सरकार इसको कम करने के लिए क्या करती है, मतलब हमेशा सरकार राजकोषीय घाटे को कम करना चाहती है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, टैक्स जो होता है वो
बढ़ा देती है, ठीक है, टैक्स बढ़ाने की कोशिश करती है, या फिर बॉन्ड जारी करेगी उससे पैसा जुटाती है, या फिर जो बैंक होते हैं सरकार उनसे बोरो करती है, उधार लेती है, बैंकों से सरकार उधार लेती है। तो ये सरकार ये तरीका अपनाती है अपने घाटे को पूरा करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए एक प्रकार से। अब जो मेन मेन घाटे हैं वो 3 घाटे हैं जो बजट में जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो प्राइमरी डिफिसिट, जो लगभग प्राइमरी डिफिसिट का जो अमाउंट है लगभग इतना है 6,97,111 करोड़ लगभग ये है। और फिजिकल डिफिसिट का है जो लगभग 15,06,812 करोड़ का लगभग। और रेवेन्यू डिफिसिट जो है लगभग 11,40,576 करोड़ का। तो यही जो घाटे हैं जो ध्यान रखिएगा, मेन घाटे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पूरे बजट में लगभग जो है मेन मेन क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं, पूरा डिस्कस किया जा चुका है बजट की हिस्ट्री से लेकर के करंट बजट तक, ठीक है। वो भी करंट बजट में मेन मेन क्वेश्चन बता दिए हैं, तो एक बार इनको आप पूरा अच्छे से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेंगे तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एग्ज़ाम जो है आने वाले EPFO, UPSC, यूपी ट्रिपल SC, टेट या कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो सभी के लिए यूज़फुल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।